अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ज़ियारत रेजिडेंसी में वज़ीर आज़म के अहम खिताब की। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल आया है, हमारी अगली हुकूमत में मुल्क और ज्यादा तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि 4% शरह नमू ने अपोजिशन को परेशान कर दिया है। जो लोग हुकूमत जाने की तारीखें देते थे, मुझे उन पर तरस आ रहा है। इमरान खान ने नाम ना लेकर मौलाना फजलुर रहमान पर भी तंज किया। खुशखबरी ये है कि एक मुश्किल वक्त से हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई। तो चाहते थे कि फेल हो जाए। 2-2.5 साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान, माइशत तबाह हो गई। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% यानी 4% पे जब फिगर जब पब्लिक हुए, वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई है कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है तो इंशाल्लाह ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी। और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। MP कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ बैठा हुआ था। अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं मौलाना की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता क्योंकि वो इज़्ज़त का काबिल नहीं है। वो आदमी चित भी मेरी पट भी मेरी। PDM के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के बाद पीपल्स पार्टी उल्टा अपोजिशन इत्तेहाद को लताड़ रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान को तंग नहीं करना, लॉन्ग मार्च नहीं करना था तो PDM क्या गपशप के लिए बनाई गई थी। इसके साथ साथ दो टोक कह दिया कि PDM में वापसी की कोई ख्वाहिश नहीं। बोले जो एक्शन प्लान हमने बनाया था दीगर जमातों को उस पर आना होगा। दावा किया कि वजीर आजम दारुल हुकूमत में भी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। ना हमने ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं, तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे। हमारे ओहदेदार ने इत्तेहाद से अपने इस्तीफ़े पेश किए। हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे। तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया। जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे, बात करते रहे। जो एक्शन प्लान जिसकी वजह से हमने बुनियाद बनाई थी PDM का, जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है और हम अब स्ट्रैटेजी पे चलता रहेगा। ये जो असल्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म दुनिया में जाके कहता है हमारा सहाफ़त रिटन से भी आगे हैं, अपना कैपिटल के जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचा सकते। पूरी दुनिया देख रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठ बोल रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमत ने किसी सहाफ़ी का नाम ब्लैक लिस्ट या ECL में शामिल नहीं किया। असद तूर पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान के करीब पहुंच चुके हैं। एक की शनाख्त भी हो चुकी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को इसलिए भी पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए मुल्की एजेंसीज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और नादरा, FIA और पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदेही हो सकती है। 3 लोग जो हैं जिन तक हम ना पहुंच सके तो हम इनका इश्तार देने जा रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने बयान दिया है कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि ये पहले भी आते थे। एक आदमी की शनाख्त के करीब हैं, इनको पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग हमारी एजेंसीज पर उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। PDM टैं फिश हो चुका है। मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इसी तरह निकलती है। PDM सिर्फ 2 पार्टियां हैं, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। PDM फारिग है बिल्कुल, किसी का नाम ना ब्लैक लिस्ट में आ रहा है ना ECL में आ रहा है। मेरे पास किसी का केस नहीं। और पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, हमारा मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाने वाले दुनिया के चंद मुल्कों में शामिल हो गया। चीन के ताउन से पाकिस्तान में पहली कोरोना से बचाव की वैक्सीन
पाकवैक तैयार कर ली गई, जिसे लॉन्च कर दिया गया। पहले मरहले में 1,20,000 खुराकें तैयार की गई हैं। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। अब कोरोना वैक्सीन मंगवाने के लिए जहाज बैरून मुल्क भेजने की जरूरत नहीं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन पाकिस्तान में ही तैयार होने लगी। पाकवैक कोरोना वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग कौमी इदारे सेहत में मुकम्मल कर ली गई। कौमी इदारे सेहत में लॉन्चिंग की तकरीब सरबराह NCOC असद उमर ने इसे तारीखी कामयाबी करार दिया। कौम को फख्र है इस टीम के ऊपर, आपने NIH के अंदर जो काम किया है और इसको और से और हमने बेहतरी की तरफ ले जाते जाना है। जो बेस्ट हो सकता है दुनिया का, हमने उसके लिए स्ट्राइव करना है। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन की तैयारी एक मुश्किल मरहला थी और ये बहुत तकनीकी और नाजुक और ऐसा मरहला है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस और मेयार को बरकरार रखने के लिए इंतहाई तनदही और मेहनत की ज़रूरत होती है और जो सारे क्वालिटी एश्योरेंस और ये सारे मेयार को बरकरार रखने के तरीक़ाकार इख्तियार किए गए हैं, इन सब के ऊपर हमें फ़ख्र करने की ज़रूरत है। चीनी माहिरीन की मदद से पाकिस्तान में तैयार करदा सिंगल डोज पाकवैक सख्त जांच पड़ताल के मराहिल से गुजारी गई, जिसे महफूज और मौसर पाया गया। टेस्ट में कामयाबी के बाद ड्रैप की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। पाकवैक कैंसाइनो वैक्सीन के खाम माल से तैयार की गई है। पहले मरहले में पाकवैक की 1,20,000 से ज़ायद डोजेस तैयार की गई हैं। दूसरे मरहले में 9 लाख डोजेस तैयार की जाएंगी। कैंसाइनो बायो के साथ मजमूई तौर पर 30 लाख वैक्सीन की तैयारी का मुआहिदा किया गया है। इम्तिहानात जरूर होंगे, तफसील अब से थोड़ी देर बाद। कौन सी वैक्सीन लगवाएं? बैरून मुल्क जाने वालों को कौन सी वैक्सीन लग रही है? अहम मालूमात पर मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के डॉक्टर से जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में। लोगों की डिमांड ये है कि जी हमें साइनोफार्म लगाई जाए। साइनोफार्म फर्स्ट डोज़ के लिए नहीं अवेलेबल, सेकंड डोज़ के लिए हमने रखी हुई है क्योंकि काफ़ी लोगों को फर्स्ट डोज़ लगे थे। पीपल हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, उनका कंसर्न होता है कि एस्ट्राज़ेनेका लगाएं। हम उनको वो भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और एज 40+ होनी चाहिए। 40 से अंडर हम एस्ट्राज़ेनेका नहीं लगा रहे किसी को भी। इसी तरह साइनोवैक अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी वैक्सीन है, वो हम लोगों को लगा रहे हैं। साइनोवैक फर्स्ट डोज़ में भी, सेकेंड डोज़ में भी। तो साइनोवैक भी लग रही है और कैंसाइनो बायो जो है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। कैंसाइनो बायो की भी बहुत डिमांड है। इस सेंटर पे हम लोग 18+ सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं। एनीवन हु इज 18+ वो यहाँ पे आ जाए अपने वैलिड NSE के साथ, यहाँ पे हम उनका ऑन द स्पॉट कर देंगे। इससे ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं कि लोगों को एस्ट्राज़ेनेका की तरफ ले आएँ। एस्ट्राज़ेनेका एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और आप देखें कि UK में, गल्फ़ कंट्रीज़ में एस्ट्राज़ेनेका बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन क्योंकि लोगों में कुछ खदशात ऐसे डेवलप हो गए जो कि काफ़ी हद तक हमने क्लियर किए हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है जो कि हर काउंटर्स पे मौजूद हैं। एस्ट्राज़ेनेका के लिए कोई भी ऐसे खदशात हों कि भाई उसमें जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल तक भी एस्ट्राज़ेनेका काफ़ी लोगों को लगी और लास्ट मंथ तक काफ़ी लोगों को लगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया। र्यूमर्स बहुत कम हो गए, बहुत पॉजिटिव में जाए लोग। अब कहने वैक्सीनेट करवाना है हम लोगों को, बड़ी अच्छी बात है ये। पहले बहुत लोग मैग्नेट से पकड़ रहा था, AC ऑन हो गया था यहाँ से कभी कभार किसी। इसी के साथ खबर ये कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। 1,771 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.7 पर आ गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 47,633 टेस्ट किए गए। 1,771 मुस्बत निकले, जबकि फाल केसेस की तादाद 57,336 हो गई है। वैक्सीन लगवाने वालों की यौमिया तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक 76,48,481 पाकिस्तानी वैक्सीन लगवा चुके हैं। और अब क्लासरूम से जुड़ी ये खबर कि जितने मर्जी ट्रेंड बनाएं, जितनी मर्जी सेलिब्रिटीज़ आ जाएं, इम्तिहानात कैंसिल नहीं होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने साफ बता दिया। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों का पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस हफ्ते सूबाई बुज़रा की मीटिंग है, तजवीज़ होगी कि कुछ मज़ामीन कम कर दिए जाएं। पढ़ाई नहीं हुई तो इम्तहानात कैसे? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा का एहतिजाज। सोशल मीडिया पर इम्तहानात कैंसिल करो के ट्रेंड्स। लेकिन वजीर तालीम पंजाब ने दो टोक फैसला सुना दिया। कहा जितने मर्जी ट्रेंड्स बने, इम्तहानात तो होकर ही रहेंगे। नो वे,
एज सिंपल एज दैट। जितने मर्जी सेलिब्रिटीज आ जाएं, जो मर्जी आ जाएं, ये कोई बात नहीं है। आप देखेंगे बच्चों का पहले कितना नुकसान हो चुका है, और हम पिछली दफ़ा भी उनको पास कर चुके हैं बगैर एग्ज़ाम के। इस तरह आप 2-2 साल पास कर देंगे एग्ज़ाम के बगैर, तो आप क्या जनरेशन आगे बनाने जा रहे हैं। इस हफ्ते तमाम सूबाई वज़रा की मीटिंग है जिसमें तारीख और शेड्यूल पर बात होगी। मुराद रास अपनी तजवीज़ भी वज़रा के सामने रखेंगे। मेरी उसके अंदर यही है जो एडवाइस है कि मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्स जो है वो तो टाइम पे होने चाहिए, मगर मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स को कुछ कम कर देना चाहिए। मुराद रास की ये तजवीज़ तलबा को भी पसंद आ रही है, जिसका इजहार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। वज़ीर तालीम पंजाब ने तलबा को मशवरा दिया है कि वह एहतिजाज के बजाय पढ़ाई पर जोर दें। तो सिंध में तालीमी इदारे तो नहीं खुले, लेकिन इम्तिहानात की तारीख आ गई है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जुलाई में होंगे। सिंध का पहले से ही ये प्लान था कि हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई के महीने में होंगे। बाकी सूबों का मुख्तलिफ था, वो पहले कर रहे थे इसलिए उनको परेशानी हुई और वो उसको रीशेड्यूल कर रहे हैं। हमारा प्लान अभी तक जो है वो जुलाई के महीने का ही है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये कोविड की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी और हम इस पोजीशन में होंगे कि हम जुलाई के महीने में ये एग्ज़ाम्स करवा लें। थोड़ा सा दिन आगे पीछे हो सकते हैं। बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से। कोरोना के कहर ने भारत की कमर तोड़ कर रख दी। भारतीय मैशत के सुखड़ने का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रवा माली साल भारत की GDP ग्रोथ -7.3 रही। मोदी के गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी का खौफनाक तूफान दस्तक दे रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत में शरह नमू के अदाद-ओ-शुमार ख़तरनाक हैं। मोदी सरकार को दाखिली दबाव का सामना है। सिर्फ अप्रैल के महीने में 73 लाख भारतीय बेरोजगार हुए। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारतीय हुकूमत को कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करना होगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, वो उनकी अंदरूनी बिगड़ती सूरत हाल का है। आप देखिए कि कोविड-19 की मिस हैंडलिंग की वजह से आज जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि 7.3% उनकी मईशत की कॉन्ट्रैक्शन हुई है। मईशत बड़ी नहीं है, सुखड़ी है। आज वो कह रहे हैं कि 1947 के बाद, यानी कि आजादी के बाद इतना गहरा रिसेशन हिंदुस्तान में नहीं देखा गया जो आज देखा जा रहा है। कहा जा रहा है, देखिए पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा आबादी जो है वो आज गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही है। हमारी आबादी है तकरीबन 220 मिलियन के करीब, और नए अदाद शुमार जो सामने आए हैं वो 230 मिलियन लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं, यानी कि उनकी $5 से भी कम जो है वो इनकम है, डेली इनकम। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वहां कैफियत क्या है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, और सिर्फ अप्रैल के महीने में कोई 73 लाख करीब जो है लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार हुए हैं। तो ये जो चैलेंज है, मकबूजा कश्मीर का जो चैलेंज है, जो कम्युनल वहां इंतशार दिखाई दे रहा है, अकलियतों के साथ जो सलूक बरता जा रहा है, इस सब को जब देखा जाए तो मैं कहता हूं कि आज जो वहां की सरकार है वो खासी दबाव भी दिखाई देती है। पाकिस्तान में तरक्की की मुस्बत शरह नमू आलमी मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहते हैं तवानाई और खुरनोश की कीमतों से महंगाई बढ़ी है, लेकिन बेहतर सप्लाई महंगाई को कम कर देगी। हुकूमत माशी तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी तस्लीम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बयान में कहा कि जाली माशी तरक्की के गुन गाना इमरान खान की आदत है। 21% से ज़ायद गुर्बत की शरह हुकूमती दावों को गलत साबित कर रही है। इमरान खान की फोटोशॉप माशी तरक्की को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। फ्रॉड माशी तरक्की की बातें अवामी गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल बाद 48,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 294 पॉइंट्स इजाफे से 48,191 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी को देखते हुए गैर मुल्की सरमायाकार भी सरगर्म हो गए। मार्केट में गैर मामूली कारोबारी हजम बनने का सिलसिला जारी है।
आज मार्केट में मुसलसल 5वें रोज 1 अरब से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक बेहतर होती मईशत, मुतवक्के बिजनेस फ्रेंडली बजट और मॉनेटरी पॉलिसी में इस्तेहकाम समेत टैक्स रेवेन्यू में इजाफा स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब है। सिंध में टैक्स वसूलियों में मई के दौरान 52% का नुमाया इजाफा देखने में सामने आया। सिंध के रेवेन्यू बोर्ड ने मई 2021 में 10 अरब 26 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 3 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद की वसूलियां की गईं। रवां माली साल के पहले 11 माह में टैक्स वसूली 108 अरब 68 करोड़ रही। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि मुर्गी की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। 1 साल के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमतें कैसे बढ़ीं? मुसाविकती कमीशन ने लाहौर में पोल्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा मारा, रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। मजीद तफसील जानेंगे, शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, ये बताइएगा कि जो रिकॉर्ड लिया गया है कब्जे में, इसमें मजीद क्या कुछ सामने आया है, किस किस के नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, पोल्ट्री सेक्टर में मुसलसल कार्टेलाइजेशन या गठजोड़ सामने आ रहा है और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के दफातर को प्राइस फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करने का इंकिशाफ हुआ है। मसाब की टीम ने लाहौर में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और एक पोल्ट्री फार्म पर छापा मारा है और अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, मीटिंग का डाटा और जो कुछ भी वहाँ से सबूत हासिल हुए हैं। बताया ये गया है इब्तदाई तौर पर कि तकरीबन 2 गुना इजाफा किया गया और मुर्गी की कीमत में 325 रुपये फ़ी केजी तक कीमत चली गई और साथ साथ जो चूज़ा है, एक दिन का चूज़ा जो जिसकी 18.5 रुपये कीमत होती है, उसको 90 रुपये में बेचा गया, 5 गुना कर दिया गया। और इसी तरह जो अंडे की कीमत है वो 200 रुपये तक पहुंच गई चंद दिनों के अंदर। तो ये इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल किया गया है, मज़ीद तहकीकात होंगी। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन माजी में भी इस गठजोड़ कार्टेलाइजेशन में मुलव्वस रही है। तकरीबन 15 करोड़ रुपये का जुर्माना इनको हो चुका है 2010 में भी, 2016 में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, और अब फिर कार्टेलाइजेशन सामने आ रही है। और 19 पोल्ट्री फीड जो कंपनीज हैं उनको भी शोकाज नोटिस जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि वो भी पोल्ट्री फीड की कीमतों में मसनूई तौर पर इजाफे में मुलव्वस रही हैं। तो ये एक पूरी चेन है, इसमें मुख्तलिफ बिजनेसमैन, मुख्तलिफ कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तहकीकात जारी हैं, शोकाज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और अब पोल्ट्री एसोसिएशन के दफातर पर छापा मारकर मजीद सबूत इकट्ठे किए गए हैं और आने वाले दिनों में इसकी मजीद तहकीकात होंगी। बिल्कुल, सबूत इकट्ठे किए गए हैं और तहकीकात की जा रही हैं कि किस तरह मुर्गी के नर्ख रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर में मुसाविकती कमीशन की टीम ने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर पर यह छापा मारा है, सबूत इकट्ठे किए गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान पोल्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर में ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लुकमान, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? इस छापे के दौरान जो रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है उसमें क्या इंकशाफात देखे गए हैं? जी बिल्कुल, ये कोई आज दिन के 12 से 1 बजे के दरमियान छापा मारा गया। 8 से 9 अफराद थे मुसाविकती कमीशन के, उसका अंदर पूरा स्टाफ मौजूद था। इसका तो ये दफ्तर बंद है, लेकिन उसका दफ्तर पूरी तरह चल रहा था। इनके ऑफिस बेरर भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो जितने दस्तावेजाती कागजात जो थे वो कब्जे में लिए गए, उनमें यही साबित हो रहा था कि इन्होंने कीमतें जब बढ़ाई हैं, इनमें जो प्राइस का तयन हैं, जो कि कानूनी तौर पे जो सेक्शन 4 है मुसाविकती कमीशन के एक्ट का, उसके तहत वो कोई कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकते, मार्केट फोर्सेस को करना पड़ता है, लेकिन ये खुद तय करते रहे हैं। अभी जब मेरी पोल्ट्री एसोसिएशन वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कोई किसी किस्म का रद्द अमल या रिएक्शन देने को नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकारी मामलात में है। सरकारी मामला तो ऐसा होता ही रहता है, पहले भी होता रहा है, अब भी हुआ है। और अगर हम इसमें बोलेंगे तो मान लिया मज़ीद मुसीबत बनेगी। इसको तो भी जो सिर्फ उनका सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है, बाकी लोग सारे अपने घरों को जा चुके हैं। उनका यही कहना है कि हम अपना, जब तक मुसाविकती कमीशन अपनी बात का कोई तयन नहीं करती, किसी किस्म का फैसला नहीं करती, हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा लुकमान, जिस तरह से पोल्ट्री एसोसिएशन के अहम इजलासों की तफसीलात भी हासिल की गई हैं, आप खुद भी बता रहे हैं, इससे मुतालिक क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, इंकशाफात तो यही है कि जो कीमतें इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ी। जैसे चूज़े की कीमत जो है वो 4-5 गुना हो गई। लाहौर में गोश्त जो है वो 451 रुपये फ़ी किलो बिकता रहा। मुर्गी 331 और 30 रुपये तक बिकती रही। ये कभी पहले ऐसा नहीं होता था। ये सारा एक कार्टेलाइजेशन थी। लोग
इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया गया और कीमतों का जो तयन था वो सोशल मीडिया के ज़रिए होता रहा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ज़रिए होता रहा। ये तय हो जाता था कि आज कितनी कीमत इसकी मुकर्रर करनी है, तो इस तरह कीमत मुकर्रर होती थी। उसका फैसला जो है वो किसी जो आड़ती या जो दीगर मंडियां हैं उनमें नहीं होता था, बल्कि जो जितनी पोल्ट्री फार्म के मालिकान थे वो तयन करते थे। उसकी जो वजह वही बताई जाती है। इसी मामले पर मजीद बात करते हैं। लुकमान, आप हमारे साथ ही रहिए। चेयरमैन नॉर्थ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन राजा अतीक अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक अब्बासी साहब, ये जो इंकशाफात सामने आए हैं, खासकर मुसाबती कमीशन ने जो रिकॉर्ड अपनी तहवील में लिया है उसमें ये बात वाज़ेह है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए और अपनी मनमानी मर्जियों के मुताबिक ये मुर्गी की कीमतों में इजाफा भी किया जाता है, उसको कम भी कर दिया जाता है। अवाम को तो पागल बनाया जाता है इस सारे सिलसिले में। क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से और कब से ये काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशहूर हूँ समर टीवी का। सबसे पहले तो बात यह है कि आप 1000 मरतबा भी सवाल करेंगे या वो कहेंगे तो हमारा एक ही जवाब होगा कि ये पोल्ट्री जो है ये पेरिशेबल आइटम है, उस पर टोटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। इसमें बेशक आप व्हाट्सएप ग्रुप कहें, देख लें सोशल मीडिया ने मतलब कितना हाइप क्रिएट किया हुआ है। अगर हमारे बस में हो, पोल्ट्री इंडस्ट्री के बस में हो, फार्मर के बस में हो या एसोसिएशन की बस में हो, तो हम तो कभी इसका रेट गिरे ना दें। और ये तारीख हुआ है कि जब आज से 2 साल पहले जब कोरोना नहीं आया थी प्रॉब्लम पूरी दुनिया में, तो हमने ये मुर्गियाँ फेंकी हैं, अंडे हमने फेंके हैं। तो ये जो रेट बढ़ने की वजह है इसमें बहुत सारी वजूहत है। सबसे मेन वजह जो है वो कोरोना वायरस है जो पूरी दुनिया में जिससे इफेक्ट हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद फरमाया है। लेकिन अतीक अब्बासी साहब, उस रिकॉर्ड का क्या जिसमें ये सारे इंकशाफात हुए हैं? मुसाबकती कमीशन ने बाकायदा तौर पर छापा मारा है, कंप्यूटर रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है और बहुत सारी अहम मालूमात इसमें सामने आई हैं। मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। मैं फिर वही कहूँगा कि सोशल मीडिया जब ये आपस में आप बात करते हैं जी हाई रेट क्या चलना है, क्या होना है, तो मार्केट को देखे ये सारी फिर बात कर रहा हूँ कि पब्लिक ही डिसाइड करती है, मार्केट ही डिसाइड करती है। आप देख लें कि हर चीज़ महंगी हुई है। पोल्ट्री कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये भी हम भी पार्ट एंड पार्शल हिस्सा है इस मुल्क का, इस दुनिया का। जब ये आपको लॉसेज होंगे, देखिए ना, आप जब स्कूल बंद हो जाएंगे, शादी हॉल बंद हो जाएंगे, एक्टिविटी सारी बंद हो जाएंगी, तो डिमांड कम हो जाती है। 3 महीने खुलना, 3 महीने बंद होना, पोल्ट्री ऐसी तो है नहीं जिसको बंद कर देंगे खोल देंगे। फार्मर ने जो है 3-4 मरतबा लॉस करके 50% फार्मर जो है ना बंद हो चुके हैं। अतीक साहब, ये जो करंट सिनेरियो है, हम अगर सिर्फ रमज़ान से पहले से लेकर अब तक की बात करें तो हमने मुसलसल ये देखा है कि रेट मुर्गी के बढ़ते गए हैं। रमज़ान के दौरान एक्सपेक्टेड था कि रमज़ान की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये नीचे आएंगे, लेकिन मजीद ऊपर जाते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या कोई फीड की कमी है या फिर कोई और टेक्निकल इशू है इसके अंदर? सर, टेक्निकल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप चाहें तो आप फॉर्म विजिट कर सकते हैं। 50% फॉर्म बंद हो चुके हैं लॉसेस की वजह से। उस लॉसेस की बहुत सारी वजूहत हैं, 1-2 वजूहत नहीं है। जी साहब, ये बताइएगा अब अगर हम बीमारी का नाम लेते हैं मुर्गियां ना खाएं, तो अगर ये सारी जितनी भाई साहब ये फरमाइएगा कि अतीक अब्बासी साहब, शकील अहमद आपसे सवाल करना चाहते हैं। सारे मामले पर रिपोर्टिंग भी वो करते हैं। शकील, पूछिए। जी 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 भाई साहब ये बताइएगा कि ये तो पूरी एक चेन है जो कि इस कार्टेलाइजेशन में इन्वॉल्व है। ऑफिशियली ये बात सामने आ चुकी है कि बुनियादी चीज़ जहाँ से शुरू हुई, पोल्ट्री फीड की कीमतों में मसनूई तरीके से मिली भगत से इजाफा किया गया और वही चेन आगे चली, फिर पोल्ट्री प्राइसेस बढ़ाई गई और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस को प्राइस फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ऑफिशियली तौर पर सामने आ चुका है। इस के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को मानता। बिल्कुल कोई इसमें जो है एसोसिएशन का कोई हाथ नहीं है कि वो जो है ना हम कार्टेलाइजेशन करते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ वो खुद देख लें, इस पे एक्सपर्ट्स बिठा लें, यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उनको बिठा लें, जो एक्सपर्ट है वो देख लें कि फीड कितने में पड़ रही है। तो बाज़ औक़ात हमें चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लेकिन 19 हमने गवर्नमेंट के साथ हमारा कंपनियों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। शोकॉज इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जारी किए गए थे। जी जी, बहरहाल मैं तो यही कहूँगा, आप बेशक जिस तरह मर्जी चेक कर लें। अभी जो ये बिल्कुल कोई जो है किसी की कोई ना ही तो ये माफिया है, ना ही ये कार्टेलाइजेशन है, ये टोटल डिमांड और सप्लाई का मसला है। ठीक है अतीक साहब, कमिंग बैक टू करंट सिनेरियो, अतीक साहब ये बता दीजिएगा। लेकिन अब्बासी साहब एक चीज सवाल करना चाहूंगा इनसे कि 2010 में कार्टेलाइजेशन साबित हुई थी, 2016 में भी हुई थी, 15 करोड़ पे जुर्माना हुआ था और आप लोगों ने स्टे ले लिया अदालतों से जाकर।
इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने मुसाफती कमीशन को जुर्माना अदा नहीं किया, आपने स्टे के पीछे छुपने का जो है वो रास्ता इख्तियार किया, तो ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि 2 बार पहले भी गठजोड़ कार्टेलाइजेशन साबित हो चुकी है ऑफिशियल रिकॉर्ड में। तो आप लोगों ने स्टे फिर क्यों लिया था जब आप ये साबित हो गया था? आपको जुर्माना भी हुआ, पहले 5 करोड़ फिर 10 करोड़ पे, इसका जवाब दें। जी मैं यही जवाब दे रहा हूँ कि कार्टेलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मतलब ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है पोल्ट्री का, जो ग्रैंड पेरेंट से लेके पेरेंट स्टॉक फिर ब्रॉयलर जो है ये 3 स्टेप हैं, इसको 2.5-3 साल लगते हैं। तो हम बजाय जंग लड़ने के हमने मतलब स्टे लिया गवर्नमेंट से कि जो है ना हम अपना काम कर सकें। तो मैं फिर कहूँगा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा इस इंडस्ट्री को तबाह ना करें। ठीक है अतीक साहब, अतीक अब्बासी साहब एक सवाल ले लीजिएगा, करंट सिचुएशन के हवाले से अगर बात की जाए तो चूजे से मुर्गी बनने का जो सफर है ये 42 दिन का ये सफर होता है। ये बता दीजिएगा क्या इस 42 दिन के दौरान आपको फीड एक ही रेट पर मिलती है या फिर मुख्तलिफ रेट पर मिलती है? क्योंकि हमारे पास इतलात हैं कि पिछले 4 महीने से जो फीड के रेट हैं वो मुस्तहकम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो मुर्गी के रेट में इस फ्लक्चुएशन की क्या वजह है? सर जी मुर्गी की सिचुएशन इसकी है कि मुर्गी कम पैदा हो रही है, प्रोडक्शन कम है। अभी फीड की आप बात कर रहे हैं तो मैं वही कह रहा हूँ एक्सपर्ट बिठा लें, वो निकाल लें रेट जो है। और अभी जो है अभी मकई ताजी आ रही है 15 जून तक, और इंशाल्लाह रेट जो है ना वो कम होगा जब मकई का, तो फीड के लिए रेट कम करेंगे इंशाल्लाह। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज आप इंतजार करें, अभी जो रेट है इसमें भी फार्मर को नुकसान हो रहा है, लेकिन लोग ये रेट जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फार्मर ज्यादा आएगा, कंपटीशन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपका रेट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है अतीक साहब ये प्रोडक्शन आपने बताया कम हो रही है, इसकी वजह क्या है? अगर फीड प्रॉपर आ रही है, माल कम क्यों पैदा हो रहा है, क्या वजह है इसकी? तो ना आप कह रहे हैं ना कि 45 दिन में तैयार होता है, तो 45 दिन में जो तैयार होता है इसके पीछे भी इसके पेरेंट स्टॉक है, उसको मतलब 1.5 साल लगता है आने में, 2 साल जो है वो जब अंडा होता है तो उसमें से जम करते हैं, वो भी कम पड़ा हुआ है, उसको भी नुकसान हो रहा है। मतलब कॉस्ट देखिए ना सर, मैं फिर वही बात करूंगा, वो डिस्कशन लंबी हो जाएगी। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम चीजें जो है ना बढ़ रही हैं, तो मुर्गी किस तरह सस्ती हो? हर चीज जो है ना इसका बोझ पड़ता है ना जब आप ट्रांसफर करते हैं फॉर्म। अच्छा अब्बासी साहब, आप चूंकि प्रोडक्शन की कमी का जिक्र भी कर रहे हैं, एक चूजा जो तैयार होता है जो आप लोग खरीदते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, ये भी शेयर कीजिए जरा। जी मैं बताऊं, आजकल जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो पर चिक जो है ना पर केजी वो 200 रुपया पड़ रही है, 200। तो लाइव बर्ड आज भी 230 रुपए है। पर केजी मत बताइए, पर चूजा बताइए, एक चूजा आपको कितने में पड़ता है ये बताइए। मैं वही एक चूजे बता रहा हूँ, 200 रुपए पड़ रहा है ना हमें। अच्छा, चूजे से लेकर मुर्गी तक का जो प्रोसेस है इसमें एक चूजा आपको 200 रुपए का पड़ रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब आज भी जिंदा रेट जो है ना वो 200 रुपए है, 231 रुपए, मतलब पर केजी की बात करो, चूजे की बात नहीं होती, पर केजी की बात होती है। ठीक है, वो आज भी। अतीक साहब आप जरा रिपीट कीजिएगा अपनी बात को, आपने कहा कि आज भी एक जो चूजा है वो पर केजी 200 रुपए है जी, जो मार्केट में कॉस्ट उसकी इतनी आ रही है, कॉस्ट इतनी आ रही है। ठीक है, और आपको ये पता है कि आवाम को कितने का ये दिया जा रहा है? जिंदा मुर्गी की बात की जाए तो इस वक्त पर केजी के रेट जिंदा के क्या है? जी आज का जो रेट है वो 231 रुपए है, और इसमें 100 रुपए इजाफा भी हुआ है अतीक साहब। नहीं 231, देखे ना मैं वही कह रहा हूँ, 231 रुपए रेट है। जब आप इसको गोश्त में कन्वर्ट करते हैं तो वो 300 में जाएगा एकदम से। यही तो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि एकदम से कीमतें कम हुई हैं, लेकिन एकदम से 100 रुपया इजाफा भी हो गया इसमें। जी मैडम अभी नहीं हुआ, आज भी रेट 3-4 दिन से 231 पे जा रहा है। ये डिफरेंट एरिया है, देखिए जहाँ पर डिमांड ज्यादा होगी। अतीक साहब जो फ्लक्चुएशन है बताइएगा कि जो जी शकील साहब अपना सवाल लीजिए आप। जी सर। जी सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइएगा कि जो एक दिन का चूजा होता है उसकी अगर कीमत 18.5 रुपए थी तो ये 90 रुपए पे अचानक कैसे पहुंच गई? अभी बताइए कि आज जो एक दिन का चूजा है उसका रेट क्या है? क्योंकि कमीशन का ये कहना है कि 1850 रुपए से 1850 से 18 रुपए से बढ़कर 90 रुपए रेट हो गया उसका, तो आज उसकी प्राइस क्या है? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि 18 रुपए से आज 90 क्यों हो गया है। जब हमें चूजा की कॉस्ट 50 रुपए का कर रहा है, जो 18 रुपए लॉस करेंगे 18 रुपए में, तो कहाँ मुझे बताया ना कहाँ से मिलता है 18 रुपए का चूजा? आप फॉर्म विजिट करें, देखें इनको खुराक कैसी मिलती है, फॉर्म कैसे बने, फुल ऑटोमेशन में जो अमेरिकन है उनके स्टैंडर्ड का हम सारा कुछ हमारी मैनेजमेंट है। तो हमें जो चूजा कास्ट कर रहे हैं एक दिन का वो 50 रुपए का है।
जो 18 में बेचा वो नुकसान हुआ ना सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा अब्बासी साहब। राजा अतीक अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आपका मौक़िफ़ आ गया। अब मुसाबकती कमीशन की जानिब से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर पर जो छापा मारा गया है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी उससे पता चल जाएगा कि आपकी जो पॉइंट्स हैं उसमें कितनी सदाकत है और जो हकीकत है, जो इस वक्त मार्केट के अंदर रेट देखे जा रहे हैं मुर्गी के और जो फ्लक्चुएशन देखी जा रही है उसकी असल वजूहात क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे नुमाइंदगान शकील अहमद और मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ कराची में मुर्गी की कीमतों की क्या सूरत हाल है और कितनी महंगाई है, इस हवाले से दोनों शहरों की सूरत हाल जान लेंगे। पहले लाहौर का जिक्र करते हैं, बात करते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, एक तो ये बताइएगा कि लाहौर में मुर्गी की अभी कीमत क्या है और कितनी जल्दी इसमें इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, लाहौर में मुर्गी की जो अभी कीमत है वो 338 रुपये है, जो कि आज मुर्गी की कीमत चल रही है। ये मुर्गी की कीमत जो है वो कल 315 रुपये थी। 23 रुपये का फ़र्क जो है वो एक दिन के अंदर आया है। लेकिन तकरीबन एक हफ़्ता पहले की अगर हम बात करें, यानी कि जो 24 मई को जो मुर्गी की कीमत लाहौर में थी वो 451 रुपये फ़ी किलो थी। अब यहाँ पर चूँकि ज़ाहिर है हम लोग मुसाबकती जो कमीशन है उसकी भी बात कर रहे थे, कार्टलाइजेशन की भी बात कर रहे थे पहले, लेकिन अगर आम शहर की बात करें, आम शहरियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें तो ये इस चीज़ से बिल्कुल ही नावाकिफ़ नज़र आते हैं। इनसे पूछा है कि क्या वजह है कि मुर्गी की कीमत जो है वो पहले इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा कम होगी, तो उन्होंने कहा जी सरकारी रेट जो भी आता है उस पर हम मुर्गी बेचते रहते हैं। लेकिन अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुर्गी में कोई बीमारी आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मौक़िफ़ आ रहा है ज़िले इंतज़ामिया के जो अफराद हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक जो मुर्गी की कीमत है वो एसोसिएशन खुद बढ़ा देती है जब उनका दिल करता है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल उमर, आपने लाहौर के हवाले से हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, पॉश एरिया ज़्यादा दाम। कराची में भी मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में 360 से लेकर 450 रुपये किलो रेट है। सूरत हाल बताएंगे साद साबरी। बताइए साद। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत एक सवालिया निशान बनी हुई है। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के दौरान मुर्गी की जो कीमत है गोश्त की वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अलग है। कहीं पर मुर्गी का गोश्त 360 रुपये मिल रहा है, कहीं मुर्गी का गोश्त 380 रुपये और कहीं ये गोश्त 450 रुपये से लेकर 480 रुपये के दरमियान भी मिल रहा है। ईद से कबल मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची थी, पर ईद के बाद हमने देखा कि इसके अंदर एक बड़ी कमी अचानक से जो है वो वाक़ हुई और 200 रुपये से लेकर 225 रुपये के दरमियान मुर्गी के गोश्त की कीमत फ़ी किलो कम हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी के इलाके अजीमपुरा में, और यहाँ पर जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो 360 रुपये से लेकर 380 रुपये के दरमियान है। और इसी तरीके से अगर गुलशन इकबाल की बात कर लें तो वहाँ पर मुर्गी के गोश्त की कीमत 380 रुपये से लेकर और 400 रुपये के दरमियान। इसी तरीके से जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग कीमतें देखने में आ रही हैं। कुछ दुकानदार फ़ायदा उठाते हैं ना, देख लेते हैं कि रेट वो पुराने चल रहा तो नहीं लगाते हैं, बगैर लिस्ट के बेचते रहते हैं। लेकिन हम तो मेन मार्केट में बैठे, जो रेट आएगा उसी हिसाब से हम तो बेचेंगे। ना ही इंतज़ामिया की जानिब से कोई जो है वो वाज़ेह कीमत के अहकामात जारी किए गए हैं, ना ही किसी दुकानदार जो है वो कोई मुकर्ररा कीमत पर मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहा है। अपनी अपनी कीमतों के हिसाब से मुर्गी का गोश्त जो है इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी साथ तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एक और मामला वो है पानी का, लेकिन इसके बहरान से परेशान सूबों के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। मुल्की आबी ज़खायर में आज दूसरे रोज़ भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है। पानी का शॉर्टफॉल कम होकर 13% रह गया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क में दरियाओं में पानी की आमद 2,29,100 क्यूसिक से बढ़कर 2,52,600 क्यूसिक हो गई है। तरबेला डैम से पानी का अखराज 90,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 1,00,000 क्यूसिक कर दिया गया है। पंजाब और सिंध में पानी का शॉर्टफॉल 18% से कम होकर 13% रह गया है। 2 दिन के दौरान शॉर्टफॉल में मजमूई तौर पर 19% कमी हुई। अरसा के मुताबिक पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में 6,000 क्यूसिक इजाफा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बाप ने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि किसी को भी नफरत अंगेज तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे। 2 अहम शख्सियात के दरमियान मैच ड्रॉ होगा। इसके साथ साथ उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि शुगर स्कैंडल में अली जफर की गुजारिशात पर अमल होगा।
PTI के मेंबरान हैं, क़यादत है, उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सियासियत में इस्तेकाम। किसी शख्स को भी पाकिस्तान में हेट स्पीच की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पे अवामी नुमाइंदे जो हैं, ये सिर्फ एक शख्स के साथ जुड़ी रिपोर्ट नहीं है, ना ये किसी मखसूस मिल के साथ जुड़ी रिपोर्ट है। एक शुगर मिल माफिया का जो कमीशन बना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अली जफर साहब को लीगल इश्यूज को देखने के लिए जिम्मेदारियां दी। अली जफर साहब की रिकमेंडेशंस होंगी, उनको हर हाल में हुकूमत जो है उसकी पासदारी करते हुए विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट अमल दरामद करेगी। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाज चौहान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को खुसूसी इंटरव्यू में बोले, शहबाज शरीफ हर मजबूत इदारे और फ़र्द के आगे झुकते हैं। वो खुफिया मुलाकातों और खुफिया शादियों के कायल हैं, लेकिन वो जो चाहें कर लें, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। शहबाज शरीफ ये भाई के सामने कुछ और होते हैं, किसी और के सामने कुछ और होते हैं। अपने सामने आए हुए हर मजबूत फर्द, हर मजबूत अदारे को खुश करने की कोशिश जो करता, हर के सामने झुक जाएगा। बेवकूफ बनाने लगे हुए हैं, जी मैं अपने भाई को समझाना से बाहर जा रहे हैं, आगे तेरे भाई ने देना, तेरे कहने से देना, समझ आई है। नवाज शरीफ से बड़ा मुनाफिक जो है ना शहबाज शरीफ, उसका ये और ये जो है ना वो सारे तकरीबन बराबर होते हैं। शहबाज शरीफ खुफिया मुलाकातें और खुफिया शादियां जो है दोनों का जो है वो कायल है। तो 176 और 100 प्याज खाने के बाद आप कहते हैं कि मैं पाँव पकड़ लूँगा। शहबाज शरीफ साहब और जो निसार अली खान साहब, जितने आर्मी चीफ थे गुजरे हैं, सारों से खुफिया मुलाकातें करते थे। हासिल वसूल कुछ भी नहीं। मैंने 6 महीनों में 14 जेलों के 18 विजिट कर चुका हूँ। तो फिर शहबाज शरीफ की मुलाकातों का तो आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं, जाना बींगा हमने हलफ उठाया होता है, उस हलफ के मातहत होते हैं, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। इनको बेहतरीन फूड की जना फैसिलिटीज मिली हैं, इनको ठंडी गर्म मशीनें मिली हैं। जब बना मिनिस्टर तो उससे अगले दिन ही मैंने कोट लखपत जेल का विजिट रखा। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG जेल खाना जात, DIG सारे परेशान हो गए। उनके जहन में पता नहीं, मैंने सीधा आके छापा मारना है, हमला शहबाज साहब के शहबाज शरीफ साहब। मैंने कहा भाई जो आप सोच रहे हैं मैं उस मकसद के लिए नहीं आया। जो पॉजिटिव उनके लिए जनाब अरेंजमेंट बनती है वो लाजमी उछल के खड़ा हो गया DIG। हम तो कुछ और सोच रहे थे कि यार आप आए हैं, पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शन देने आए हैं। नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना। अब आपको ये बताएं, कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दों ने FC जवानों पर हमले किए। पीर इस्माइल ज़ियारत में चौकी को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। झड़प में FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। तुर्बत में FC की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, 2 जवान जख्मी हो गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमन दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान में FC पर हमलों की मजम्मत की, शहदा के लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ भी की। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को अमन सबूताज नहीं करने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमारी दुआएं और हमदर्दियां शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत की। उनका कहना था कि वतन पर कुर्बान होने वाले बेटों पर फ़ख्र है। मुल्तान में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रैफिक असिस्टेंट कोर्स के पहले बैच की पासिंग आउट परेड हुई। खवातीन ने भी परेड में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। सलाहियतों के जोर दिखाती ये खवातीन शरीक हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मुनक्कदा ट्रैफिक असिस्टेंट कोर्स के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में। इक्यावन खवातीन समेत 367 ट्रैफिक असिस्टेंट्स ने 39 हफ्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल की। पास आउट होने वाले एहलकारों को इमरजेंसी सूरत-ए-हाल से निपटने और ट्रैफिक के मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल करने की खुसूसी तरबियत दी गई। हमने सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगी वो किरदार साजी थी कि आप एक पुलिस अफसर होकर किस तरह आप अपने किरदार को बेहतर बना सकते हैं। लोगों को जो दरपेश मिसाइल है ट्रैफिक के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, करप्शन को अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जवान अपने कीदे के साथ जीरो टॉलरेंस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पासिंग आउट परेड में रिक्रूट्स की जानिब से जिम्नास्टिक, आग से गुजरने और ह्यूमन टावर का खूबसूरत मुजाहरा किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। ट्रैफिक असिस्टेंट्स के ये रिक्रूट्स पास आउट होकर मुल्क व कौम की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। शहर कायद से 3 दिन में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को अल्टीमेटम दे दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान बोले कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है जिसने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारा वाज़े तौर पर मुतालबा यह है कि 3 दिन के अंदर वो लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए कि जिसका बार बार दावा किया गया है। के इलेक्ट्रिक का मामला सिर्फ एक बिजली कंपनी का मामला नहीं है, एक माफिया का मामला है जो कराची के लोगों को बर्बाद कर रहा है। कराची ह्यूमिडिटी और गर्मी बढ़ी है तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग फ्री किया हुआ है जिनको आपने, उनमें भी 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 5 घंटे लाइट जा रही है। वो इलाके जिनमें 7.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, मजीद 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग आप कर रहे हैं। अजाब में मुब्तला हैं लोग, एक मुसीबत में हैं लोग। सोएं किस वक्त, लोग अपने काम किस वक्त करें। लोड शेडिंग क्यों नहीं खत्म हो रही इस वक्त, जबकि 190 MMCFD गैस की अप्रूवल मौजूद है जिसमें से 150 तो रेगुलर मिल रही है, सर्दियों में भी देते रहे कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिस्टम आपका ठीक नहीं है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो सिस्टम ट्रिप होना शुरू हो जाता है और उसको बैलेंस करने के लिए आप ये काम करते हैं। तो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं नेशनल ग्रिड से आने वाली बिजली से। 95 अरब रुपए सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिलती है। एक प्राइवेट कंपनी को इतनी बड़ी सब्सिडी क्यों मिल रही है भाई? आरिफ नकवी जैसे लोग सजाएं भुगत रहे हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है यूके में, पेनल्टी लग चुकी है दुबई में। और हैरत की बात यह है कि आरिफ नकवी वजीर आजम का ज़ाती दोस्त भी है, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, उसकी तस्वीरें आज भी और वीडियोज़ मौजूद हैं। अब सेगमेंट बोलो लाहौर में आपको ये बताएं कि हाता बीबी मिस्री शाह में कई रोज से ट्यूबवेल ख़राब है। रिहायशियों को पानी के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। वहीं की रिहायशी हुकूमत और वासा से ट्यूबवेल की बहाली की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद नसरुल्ला शाह है और मैं हाता बीबी मिस्री शाह का रिहायशी हूँ। इस इलाके में पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। हमारा ट्यूबवेल जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पिछले 6 दिन से तो पूरा मोहल्ला जो है वो बिल्कुल पानी के बगैर ही गुजारा कर रहा है। नहाना धोना तो दूर की बात, अब तो मुंह धोना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये आप हालत देख लें कपड़ों की कि हमने 15-20 दिन हो गए हैं कि हमने अपने कपड़े नहीं धोए। पानी बिल्कुल कोई नहीं आ रहा। कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जब टैप में पानी हो। ये पानी तो पहली ज़रूरत है। एमडी वासा को बहुत दरख्वास्तें दी हैं, अहले इलाका ने SBO को भी दरख्वास्तें दी हैं। अब हम पानी के लिए किसके पास जाएं? हमारा हुकूमत से और वासा हुकाम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमें पानी जो है वो प्रोवाइड करें, हमारा ये ट्यूबवेल जो है वो बहाल कर दें ताकि हमारे ये रोज़मर्रा की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। यहाँ एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।